नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पत्नी की मौत के बाद विदेश गए घमंडी बेटे को सबक सिखाने के लिए पिता ने लिया एक कठोर फैसला। स्कूल से 12 साल का लड़का गुस्से में भनभनाता हुआ घर आया। उसने आते ही अपना बैग गुस्से में जमीन पर मारा और अपने कमरे में चला गया। सोनू सोनू क्या हुआ बेटा? सोनू को आवाज लगाती हुई बिमला जी उसके पीछे सोनू के कमरे में गई। क्या हुआ सोनू बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? जाइए आप, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। बोलते हुए सोनू जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे चुप हो जाओ बेटा, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? बिमला जी अब सोनू को गले लगाते हुए बोली। सोनू अभी भी अपनी माँ की बाहों में ऐसे ही सुबकता रहा। बेटा तुम्हें पता है अच्छे बच्चे ऐसे कभी नहीं रोते, और तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा? बिमला जी ने सोनू की आंखों से आंसू पोंछे और उसे चुप कराते हुए बोली। अब बताओ मुझे क्या हुआ है और क्यों रो रहे थे ऐसे? सोनू अब चुप होते हुए बोला, वो माँ, मेरे सब दोस्त स्कूल साइकिल से आते हैं, मैं अकेला ही हूँ जो पैदल स्कूल जाता हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे भी साइकिल चाहिए माँ, मुझे भी साइकिल पर स्कूल जाना है। सोनू की बात सुनकर बिमला जी चुप हो गई। इस तरह चुप देखकर सोनू ने कहा, बोलो ना माँ, आप इस तरह चुप क्यों हो? माँ आप मुझे भी साइकिल दिलाओगी ना? बेटा तुम्हें तो हमारे घर की हालत पता है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अभी तुम्हें साइकिल दिला सके, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, अगले साल मैं तुम्हें साइकिल जरूर दिला दूंगी, बस इस साल ऐसे ही काम चला लो। बिमला जी सोनू को समझाते हुए बोली। मुझे पता था आप यही बोलेंगी, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, मेरी तो कोई नहीं सुनता। जाइए आप भी, मुझे किसी से बात नहीं करनी और मुझे अभी स्कूल भी नहीं जाना, या तो आप मुझे साइकिल ला कर दो, नहीं तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सोनू मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गया। उसने उस दिन दोपहर का खाना भी नहीं खाया। बिमला जी शाम तक सोनू को मनाने की कोशिश करती रही, पर वह वैसे ही मुंह फुलाकर बैठा रहा। शाम को महेश जी दुकान से वापस घर लौटे। आ गए आप जी, आप बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। अब बिमला जी किचन में गईं और महेश जी के लिए पानी लेकर आईं। महेश जी ने पानी पीते हुए बिमला जी से पूछा, क्या हुआ बिमला, आज तुम कुछ परेशान दिख रही हो? देखिए ना, सोनू को दोपहर से मुंह फुलाकर बैठा है, बोल रहा है कि मुझे साइकिल ला कर दो, मेरे सब दोस्त साइकिल पर स्कूल जाते हैं, साइकिल नहीं लाओगे तो स्कूल नहीं जाऊंगा। ये लड़का भी क्या करें, इसका कैसे समझाएं इसको कि इसके माँ बाप और बच्चों के माँ बाप की तरह अमीर नहीं हैं, हम लोग उनकी तरह खर्च नहीं कर सकते हैं। इसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो क्या कम है जो इसको अब साइकिल भी चाहिए? बिमला जी कुछ सोचते हुए महेश जी के पास बैठ गई और बोली, सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि मैं कुछ काम कर लूँ क्या? पागल हो गई हो क्या बिमला? एक तो तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती, ऊपर से तुम काम करना चाहती हो। घर में काम कम है क्या जो तुम बाहर जाकर कुछ करना चाहती हो? नहीं नहीं, तुम बाहर जाकर काम नहीं करोगी, मान जाइए ना। देखिए, इससे हमारी घर चलाने में भी मदद हो जाएगी और हम सोनू के लिए साइकिल भी खरीद सकेंगे। वैसे भी मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही जो मिस्टर शर्मा जी रहते हैं उनको एक मेड की ज़रूरत है, मैं उनके यहाँ काम कर लूँगी, वो एडवांस में भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। और रही मेरी तबीयत की बात, तो कुछ काम करूँगी तो ज़्यादा सही रहूँगी, घर में बैठे बैठे ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। पर बिमला तुम्हें कुछ हो गया तो? महेश जी चिंतित होते हुए बोले। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, फिर जैसा तुम उचित समझो। शाम को खाने के समय बिमला जी सोनू को बुलाने उसके कमरे में गईं। सोनू बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिमला जी उसके पास बैठ गईं और प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोली, उठ जाओ बेटा, चलो खाना खा लो, खाने से ऐसे नहीं रूठते हैं, हमने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, कल तुम्हारे लिए नई साइकिल ले आएंगे। क्या आप सच कह रही हो ना? आप कल हमारे लिए साइकिल लेकर आओगी ना? हाँ हम सच कह रहे हैं, पर चलो अभी खाना खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दीजिए। चलो फिर अब दोनों खाना खाने चले जाते हैं। अगले दिन सोनू के लिए नई साइकिल भी आ जाती है और वो साइकिल से स्कूल जाने लगता है। महेश जी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी बेटे का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके।
बिमला जी भी अपनी बीमारी को नज़रअंदाज कर खूब मेहनत करती थी ताकि वह अपने बेटे को बेहतर जीवन दे सके। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। सोनू अब बड़ा हो गया था, उसकी नौकरी भी लग गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी हो गई। सोनू के माँ बाप ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने उसको हर संभव खुशी देने की कोशिश की। सोनू की नौकरी और शादी के बाद वह दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब दुख के बादल छट गए हैं, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम को सोनू ने खाने पर महेश जी से कहा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना बेटा। वो पापा मैं विदेश जाकर जॉब करना चाहता हूँ। पर बेटा तुम्हें विदेश जाने की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब तुम यहाँ भी तो नौकरी कर रहे हो ना। पापा वहाँ मुझे सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी और मुझे एक्सपीरियंस भी होगा। मैं वहाँ बस 1 साल के लिए जाना चाहता हूँ। इन सब का फ़ायदा यह होगा कि जब मैं वापस इंडिया लौटूंगा तो मुझे आसानी से यहाँ एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। पापा कुछ दिनों की बात है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ से रोज़ आपको फ़ोन किया करूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे। महेश जी को सोनू की बात पसंद तो नहीं आई, पर फिर भी उन्होंने बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दिया। पापा एक बात और। हाँ बोलो। वो मुझे वहाँ जाने, कंपनी में जॉब पाने के लिए और वहाँ रहने की व्यवस्था करने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके बिना मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। अगर आप मुझे अपनी सेविंग्स दे दें तो मैं आसानी से वहाँ जा सकता हूँ। महेश जी ने सोनू की बात सुनकर बिमला जी की तरफ देखा तो उन्होंने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कल बैंक से पैसे निकाल कर दे दूँगा। जी पापा। महेश की बात सुनकर सोनू बहुत खुश हो गया। कुछ दिनों बाद ही सोनू अपनी पत्नी के सहित विदेश जॉब करने के लिए चला गया। बिमला जी और महेश जी ने अपने बेटे की खुशी के लिए अपने संपूर्ण जीवन की संपत्ति बेटे को खुशी खुशी दे दी। सोनू के विदेश जाने के बाद कुछ समय तो सब ठीक रहा। वो वहाँ से रोज फ़ोन करता था और हंसते हुए बातचीत करता था, पर धीरे धीरे उसके फ़ोन आना कम हो गए। अब वो कई हफ्तों में फ़ोन करता था। फिर एक समय तो ऐसा आया कि उसके फ़ोन को आए महीनों बीत जाते थे। वो अब नाम मात्र के ही फ़ोन करता था और उसमें भी अपनी परेशानियां गिनाता रहता। महेश जी और बिमला जी के बारे में तो कभी पूछता ही नहीं था। महेश जी कभी इधर से बात करने के लिए उसे फ़ोन लगा देते तो वह गुस्सा करने लगता। आपने अभी फ़ोन क्यों किया है? आपको पता है ना मैं बिज़ी रहता हूँ। मैंने आपको कहा है ना, जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको खुद फ़ोन कर लिया करूँगा। मैं बाद में बात करूँगा, अभी मुझे बहुत काम है। इस तरह बोलकर भी फ़ोन काट दिया करता था। बीच में सोनू की पत्नी ने एक बेटे को जन्म भी दिया था, पर उसने यह बात भी 2 हफ्ते बाद बिमला जी और महेश जी को बताई। कुछ दिनों तक महेश जी और बिमला जी सब सहन करते रहे, पर एक माँ का दिल कब तक अपने बेटे से दूर रह पाता। बिमला जी सोनू से बात करने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन सोनू से बात नहीं हो पाती थी, जिसका परिणाम यह निकला कि उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी। उन्होंने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। मुश्किल से समझाने की कोशिश करते थे, पर बिमला जी अपने बेटे को याद करके हमेशा रोती रहती थीं। इन सब से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और एक दिन तो वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। महेश जी ने उन्हें जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने इलाज के बाद बताया कि बिमला जी को पीलिया की बीमारी हो गई है। इनके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है। हमें इन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनका शरीर हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ भी कहना संभव नहीं है। रमेश जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने आप को संभाला और बिमला जी के पास जाकर बैठ गए। बिमला जी ने जब महेश जी को देखा तो रोते हुए बोली, सुनिए, हमें नहीं लगता हम अब ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे। हम जाने से पहले बस आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहते हैं। आप बस एक बार उसे बुला दीजिए। बिमला जी की बात सुनकर महेश जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, बिमला तुम ऐसे मत बोलो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और तुम परेशान मत हो। हम अभी सोनू को फ़ोन लगाते हैं और उसे यहाँ बुलाते हैं। अब महेश जी ने सोनू को फ़ोन लगाया। सोनू ने फ़ोन नहीं उठाया तो वह उसे बार बार लगाते रहे। काफ़ी देर बाद सोनू ने फ़ोन उठाया और उठाते ही चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ पापा, आप बार बार क्यों फ़ोन लगा रहे हैं? आपको पता है ना इस वक्त मैं ऑफिस में रहता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, फिर भी आप बार बार फ़ोन लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? बेटा वह तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें पीलिया हो गया है।
तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा, एक बार तुम यहाँ आकर उनसे मिल लो तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पापा सुनिए, पहली बात तो मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस से मुझे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, और दूसरी बात आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? माँ को बस पीलिया ही तो हुआ है, आप बस उनका इलाज कराते रहिए, कुछ दिनों बाद वह अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं अब आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। यह बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। महेश जी अपने बेटे की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही बेटा है जिसके लिए उन्होंने अपनी दिन रात एक कर दी है, और आज उसे अपने माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। उसे तो बस अपना काम दिख रहा है। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं बैठकर रोने लगे। बिमला जी भी महेश जी को देखकर समझ गईं कि उनके बेटे ने क्या कहा होगा। वो भी बिस्तर पर पड़े पड़े रोने लगी और रोते रोते ही सो गईं। महेश जी भी काफ़ी रात तक ऐसे ही बैठे रहे और अंत में वह भी सो गए। अगली सुबह जब महेश जी उठे तो उन्होंने देखा बिमला जी सो रही थी, तो चाय लेने बाहर चले गए। जब चाय लेकर वापस आए तब भी बिमला जी सो रही थी। यह इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती, आज क्या हो गया है इसे? उन्होंने बिमला जी को जगाने की कोशिश की, पर जो सदा के लिए सो गया उसे भला कौन उठा सकता है? बिमला जी यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। महेश जी ने बिमला जी को उठाने की काफ़ी कोशिश की, पर जब वह नहीं उठी तो वह रोने लगी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर एक बार आखिरी कोशिश की, पर डॉक्टरों ने भी बिमला जी को मृत घोषित कर दिया। महेश जी डॉक्टर की बात सुनकर बदहवास होकर रोने लगे। वहीं बैठे बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। अंत में उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने रिश्तेदारों और बेटों को फ़ोन करके बिमला जी की मौत की खबर सुनाई। अगले दिन ही सोनू फ्लाइट पकड़कर फैमिली सहित वापस आ गया था। उसके आने के बाद बिमला जी का दाह संस्कार हुआ। कुछ दिनों तक घर में मातम छाया रहा। लोग आते रहे जाते रहे। आज बिमला जी की 13वीं का दिन था। ब्राह्मण भोज के बाद सभी रिश्तेदार भी खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। अब घर में सोनू और उसकी पत्नी, उनका 3 साल का बेटा और महेश जी रह गए थे। शाम को महेश जी कुछ काम से अपने बेटे के कमरे में जा रहे थे, पर जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंचे तो कुछ आवाज़ों को सुनकर वहीं रुक गए। सोनू और उनकी पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। आपने पापा जी से बात की घर के बारे में? सोनू की पत्नी ने कहा। नहीं, अभी तो नहीं, पर कल ही इस बारे में उनसे बात करूंगा। आखिरकार वो भी इस घर में अकेले रहकर क्या करेंगे? अब तो माँ भी नहीं है, जो अकेले घर में बैठे बैठे समय कैसे काटेंगे? हम लोग तो अमेरिका चले जाएंगे, इसलिए अब इनका वृद्धाश्रम में रहना ही सही होगा। वहाँ पर उन्हें अपने जैसे कुछ और लोग मिल जाएंगे तो उनका समय आसानी से कट जाएगा और हम यह घर बेच देंगे। आखिर हमें भी तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। अपने बहू बेटे की बात सुनकर महेश जी स्तब्ध खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा कभी ऐसी बात भी कर सकता है। उन्हें लगा था कि अपनी माँ के जाने के बाद शायद उन्हें अपने साथ ले जाए, पर यहाँ तो उनका बेटा उन्हें अपने घर से भी वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए कह रहा था। महेश जी अपने बेटे की बातों से पूरी तरह टूट गए। उनके बुढ़ापे की लाठी आज उनसे छिन चुकी थी। उन्हें आज अपनी परवरिश पर भी शक हो रहा था। वो आंखों में आंसू लिए वापस अपने कमरे में चले गए और अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने जाकर रोने लगे। देखो बिमला, यह क्या हो गया? जिस बेटे को हमने कभी कोई कमी नहीं होने दी, उसकी हर इच्छा पूरी की, दिन रात मेहनत करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसने उसका यह सिला दिया है हमें। वह आज हमें वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है। वो इसी तरह पूरी रात रोते रहे। न जाने कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सपने में उनके सामने बिमला जी आई और कहा कि हमने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी जी, लेकिन अगर वह बिगड़ गया है तो सही रास्ते पर लाने का काम किसका है? उसे रास्ता दिखाने का काम किसका है? बचपन में हमने उसे बहुत प्यार दुलार दिया, उसकी हर इच्छा पूरी की, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया है। उसे माता पिता की कदर नहीं है, तो यह सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? महेश जी बिमला की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। बिमला, यह तुम कह रही हो जो हमेशा अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने सपने कुर्बान करती रही? अपने बच्चे को देखने के लिए तुम तड़पते हुए चली गई। हाँ हाँ, यह मैं कह रही हूँ बिमला। आज एक पत्नी बोल रही है, एक माँ नहीं। यह मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिसे जिंदगी भर परिश्रम करते देखा है, बेटे की खुशी के लिए हाथ तोड़ मेहनत करते देखा है,
अपने सपने को बेटे के सपने में जीते देखा है। मेरे लिए तो आप थे, आपके सहारे अंतिम समय में भी आपका चेहरा देखती चली गई, लेकिन आपके लिए कौन है? अगर आप आज भी अपने बेटे को सबक नहीं सिखा पाए तो हमारा किया हुआ उसके लिए त्याग, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। उठिए और बताइए कि आप उसके पिता हैं, कमज़ोर नहीं हैं। पिता अगर बच्चों के लिए जान दे सकता है तो ज़रूरत पड़ने पर अपने सम्मान के लिए बच्चों को सबक भी सिखा सकता है। उठिए उठिए उठिए। तभी महेश हड़बड़ा कर अचानक उठ गए थे। उन्हें लगा जैसे वह कोई सपना देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वह अपने बेटे के धोखे से द्रवित हैं। उन्होंने अब ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है। सुबह सुबह उठकर चाय पीकर वह बैठे ही थे कि तभी बेटा आया और उनसे कुछ औपचारिक बातचीत के बाद कहने लगा, पापा आप इतने बड़े घर का क्या करेंगे? अब माँ भी नहीं रही। हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं इस घर का क्या करूँगा, तो यहाँ ताला बंद कर दूँ और तुम्हारे साथ अमेरिका ही चले जाऊँ। अब अकेला यहाँ रहकर क्या करूँगा जब तुम्हारी माँ भी नहीं है। यह सुनकर सोनू को पसीने छूटने लगे। बोला, पापा अमेरिका में बहुत महंगाई है, हम ही लोगों का खर्चा मुश्किल से चल पाता है, तो आपको वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ। महेश जी बोले, बेटा इतना पैसा खर्च करके अमेरिका सिर्फ तू इसलिए गया है कि तू अपना खर्चा निकाल सके? तो इससे अच्छा तो हमारा भारत ही है, जहाँ हम आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। तेरी नौकरी में हमने कुछ बचत भी कर लिए थे। महेश ने कहा, पापा अब वहाँ हमने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बना ली है, इसलिए उसे छोड़ना आसान नहीं होगा। महेश जी बेटे का आशय समझ रहे थे, लेकिन वह उसके मुंह से सुनना चाहते थे। महेश जी बोले, तो ठीक है बेटा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पापा मैं वृद्धाश्रम में आपके रहने की व्यवस्था कर दे रहा हूँ और यह घर मैं बेच दे रहा हूँ, ताकि वहाँ मैंने प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो लोन लिया है उसे भर सकूं। तभी काला कोट पहना एक आदमी आया और महेश जी से बोला, नमस्कार महेश जी। महेश जी ने उसे आदर सहित बैठाते हुए कहा कि आप कागज़ लाए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, वर्मा जी ने मुझे बता दिया था, मैं कागज़ लेकर आया हूँ। तो ठीक है, आप मेरे बेटे को थोड़ा पढ़कर सुना दीजिए, मैं तो ठहरा गवार। सोनू को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कह रहे हैं। वकील साहब ने एक फाइल निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया कि मैं महेश अपने होशो हवास में अपना यह घर अपने दोस्त वर्मा जी को बेचता हूँ और उन पैसों से कल्याणी अनाथालय में 2 कमरों का रूम बुक किया हूँ। जब तक मैं रहूँगा तब तक उस कमरे में रहूँगा, उसके बाद वह अनाथ आश्रम को दान चली जाएगी। अमेरिका जाते समय मेरे बेटे ने मुझसे 10 लाख रुपया लिया था। मैं उसे 2 साल का समय दे रहा हूँ, उसे वापस लौटाने होंगे मेरे पैसे, जो मेरे बुढ़ापे की लाठी हैं। मेरे बेटे को मैंने इतना काबिल बना दिया है कि उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी न बन सका, लेकिन मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरे पैसों को ज़रूर लौटा देगा। वकील साहब इतना पढ़कर और वह फाइल महेश जी को देकर चले गए। महेश जी अपना सामान पहले से ही बांधे हुए थे और उन्होंने वर्मा जी को ही एक ऑटो भेजने के लिए कहा था। ऑटो दरवाजे पर आ गया। महेश जी अपने सामान को लेकर निकलने लगे तो सोनू उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। पापा आप ऐसा मत करिए, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? प्लीज़ पापा अपने बेटे के साथ ऐसा मत करिए। उन्होंने कहा, क्यों बेटा, तू अपनी मरती हुई माँ के साथ ऐसा कर सकता है। अपने वृद्ध पिता जो अकेले हैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज सकता है, तो मैं तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। तभी सोनू की पत्नी अपने 3 साल के बच्चे को लेकर आई और कही, पापा हमारा नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के भविष्य का तो सोचिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। महेश जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी माफ़ी इस जन्म में नहीं मिलेगी। इतना कहते हुए वह अपना सामान लेकर निकल गए। उनकी आंखों से भी आंसू झरझर बह रहे थे। सोनू अपनी गलतियों के लिए पछताता रहा, लेकिन अब समय निकलने के बाद उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने क्या खोया था। उसने प्रॉपर्टी तो खोई ही, साथ ही इतना ख्याल करने वाले पिता का विश्वास और प्यार भी खो दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी? महेश जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।